हेलो बच्चों। आज हम आपके बीच लेकर आ रहे हैं एक ऐसी पर्सनालिटी जो साइंस बैकग्राउंड से थी। उन्होंने बीएफएसआई में अपना करियर स्टार्ट किया और वहाँ पे काफ़ी तरक्की करी और अब सक्सेसफुली अपना बिजनेस चला रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे उनकी जर्नी के बारे में, कैसे उन्होंने सेल्स और बैंकिंग से अपना करियर शुरू करते हुए आज एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं। प्लीज़ वेलकम Mr. Ayush Mittal. Hello Ayush, how are you? Hello, ma'am. I'm absolutely fine. Thank you. आयुष, हमारे बच्चों को थोड़ा सा अपने जर्नी के बारे में बताइए। आपने कैसे बीएफएसआई में एंट्री स्टार्ट करी? आपको क्या लगता है बीएफएसआई एक अच्छी इंडस्ट्री है जहाँ से बच्चों को अपना करियर शुरू करना चाहिए? Okay. मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी फ्रॉम इंजीनियरिंग एंड आफ्टर इंजीनियरिंग आई टुक डिप्लोमा इन बैंकिंग टू वेंचर इनटू द बैंकिंग इंडस्ट्री। मेरी फर्स्ट जॉब थी कोटक में एंड देन उसके बाद आई क्रैक्ड आईबीपीएस एग्ज़ाम एंड आई जॉइंड आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक में मल्टीपल पोजीशंस में रहा एंड देन आफ्टर दैट आफ्टर 10 years of service in IDBI Bank I decided it is time to do something of my own and I started my own gifting brand in the name of Mysticala. मिस्टर आयुष, एक बात बताइए, हमारे पास कुछ ऑडियंस ऐसे भी हैं जो बीएफएसआई टर्म को ही फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, तो थोड़ा उनके लिए ये बीएफएसआई इंडस्ट्री होती क्या है और उनको इस इंडस्ट्री में क्यों आना चाहिए? तो जिन लोगों के लिए बीएफएसआई नया वर्ड है आज, आई वुड से कि जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे लिए भी ये उतना ही नया वर्ड है जितना आपके लिए आज है। क्योंकि मेरे लिए जब बीएफएसआई बोलते थे होता क्या था, बैंक्स, बट एक्चुअल में व्हाट बीएफएसआई इज, द बीएफएसआई इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। नाउ ये पूरा अलग अलग टर्म्स में सब अलग अलग हो जाते हैं। एक बैंकिंग आ जाती है, एक फाइनेंशियल सर्विसेज आ जाती है और एक इंश्योरेंस आ जाता है। बैंक्स एज अ होल हम लोग जानते हैं सब बैंक्स में होते हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ बीएफएसआई। फाइनेंशियल सर्विसेज जो भी कंपनीज लोन्स में डील करती हैं, जैसे एनबीएफसीज हो गए या फिर और अलग कंपनीज हैं जैसे क्रेड हो गए, जीपे हो गए, दे ऑल्सो कम इन टू द फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज। एंड नेक्स्ट वी हैव द इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में जनरल इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, किसी भी टाइप का इंश्योरेंस कम इनटू दिस। तो जो भी कंपनी इनमें भी डील कर रही है वो भी बीएफएसआई के अंडर है। तो बीएफएसआई एज अ होल इंडस्ट्री इज अ ग्रुप ऑफ ये सारी इंडस्ट्री जो साथ में काम कर रही हैं एंड नॉट जस्ट रिलेटेड टू बैंक्स। वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड आयुष। आप देख सकते हैं कि बीएफएसआई इंडस्ट्री कितनी ह्यूज है और जितनी ये बड़ी इंडस्ट्री है, ये सुनने में लगता है कि सिर्फ एक बैंकिंग नहीं है, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, फिर इसके साथ इसमें फिनटेक कंपनीज आती हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, प्राइवेट इक्विटी है, इंश्योरटेक कंपनीज है। तो यहाँ पे कितनी इमेंस ग्रोथ है और कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो मिस्टर आयुष, ये बताइए, आपने कहा आपने अपना बैंकिंग करियर कोटक महिंद्रा बैंक से शुरू किया, तो थोड़ा सा हमारे बच्चों को बताइए। वी हैव लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स जो बीएफएसआई में अपने इंडस्ट्री में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं, तो कोटक महिंद्रा बैंक में कैसे आपने इंटरव्यू क्रैक किया, वहाँ पे क्या क्या आपका जॉब रोल था, क्या आपके चैलेंजेस थे और क्या आप हमारे बच्चों को बताना चाहेंगे जिससे वो भी सक्सेसफुल हो सके? ओके, तो I would say the institute from which I took the diploma, they really helped me a lot in preparing from the for the banking industry, because me being from the science background मेरे को ज़्यादा knowledge तो थी नहीं banking industry की बिल्कुल भी। So the institute they helped me कि what is the banking industry, क्या होता है, interviews कैसे लिए जाते हैं, interviews में क्या से आपको रूम होना है, and multiple चीज़ें of the BFSI industry. So that helped me crack the interview. And I would say to the people जो join करना चाहते हैं that yes, BFSI industry is a great industry to join. Initially, yes, you have to work very hard, but eventually when you know what you have to do, you rise a lot. ग्रेट आयुष। तो आपने कहा ना आप साइंस से थे, आपने इंजीनियरिंग करी, तो बहुत बच्चों की ना एक झिझक रहती है कि साइंस के बाद हम फाइनेंस में कैसे आए, बैंकिंग में कैसे करें, ये स्विच कैसे करें। तो आपको कभी ऐसा लगा कि ऑन द जॉब ये चीज़ कभी मैटर करी जब आपने बैंकिंग को पढ़ लिया, बैंकिंग में एंट्री करके कभी ऐसा लगा कि साइंस का बच्चा बैंकिंग में नहीं आ सकता या इंजीनियरिंग का बच्चा बैंकिंग में नहीं आ सकता? नहीं मैम, मेरे को ऐसा कभी ये चीज़ नहीं लगी कि साइंस का बच्चा होके बैंकिंग में नहीं आ सकता। बैंकिंग जो भी है वर्क्स लॉजिक्स पे करती है एंड आई वुड से कि इंजीनियरिंग करके इट हैज़ एक्चुअली हेल्प मी कि मैं कैसे बैंकिंग इंडस्ट्री में और ग्रो कर सकूं। आई वुड से कि बिकॉज ऑफ द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड आई गॉट मोर एनालिटिकल स्किल्स, मतलब ये जानना कि चीज़ कैसे हो रही है,
ये जो चीज़ जब जानने लगे हम, तब हमें पता, तब आई वुड से कि जो प्रोसेस होती थी बैंक में, कि कोई भी अगर ट्रांजेक्शन होता था, एक चीज़ हो गई, आपने इनपुट्स डाल दिए, आपने पंच इन किए, की नंबर्स पंच किए, ये हुआ और ट्रांजेक्शन डन। दिस इज वन थिंग कि दिस इज अ ट्रांजेक्शन। बट जो वर्क फ्लो है इस पूरे प्रोसेस के पीछे, आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड टू नो कि ये चीज़ क्या होती है। तो दैट हैज ऑलवेज हेल्प मी टू नो मोर अबाउट इट, एंड बिकॉज ऑफ दिस साइंस बैकग्राउंड, आई वुड से आई वॉज a way step ahead of my colleagues. Great. So I never felt कि a science बच्चा बैंकिंग में BFSI या बैंकिंग में नहीं जा सकता, और the vice versa. Great. तो और बताइए, कोटक में आपका डेली जॉब क्या होती थी, मॉर्निंग से इवनिंग तक आप क्या क्या काम करते थे कोटक में? मैम कोटक में I was into cash handling. That was the initial level starting in BFSI industry, and along with that cash setup, registers, maintaining the major compliance of the branches, timely reporting, and cross-selling of the different banking products. So these all became a part of my daily routine in my Kotak Bank. So थोड़ा सा हमारे बच्चों को बताइए, ये क्रॉस सेलिंग पे क्या क्या होता है और कैसे की जाती है? What is the importance of this cross selling in this industry overall? तो क्रॉस सेलिंग करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड अगर आप क्रॉस सेलिंग करते हो तो उसके साथ साथ आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ आपकी भी ग्रोथ होती है। एंड क्रॉस सेलिंग करना जनरली लोगों को लगता है कि बहुत कठिन काम है, यार बेचना है, ये चीज़ बेचनी है, इसको बेचनी है, मैं कैसे बेचूंगा, ये कैसे होगा, नहीं बेचूंगा क्या होगा। तो ये जो सब चीज़ें होती है ना, एक बस माइंड में एक ब्लॉक होता है। इनिशियली आई वुड से मेरे में भी था, मतलब जब मैंने ज्वाइन किया था, मैं बेचना है, नहीं मैं नहीं बेचूंगा। बिल्कुल, आई थिंक ये बड़ा कॉमन है और हर बच्चे के माइंड में रहता है कि मैं कैसे सेल्स कर सकता हूँ, मैं क्यों, हाँ, और मैं उसकी चीज़ है, मैं कैसे बेचूंगा, मैं किसी से शुरुआत कैसे करूंगा, सर आप ले लो। एंड आई वुड से जब हम दोस्तों से ही बात करते थे, दे वुड से यार मैं किसी को बेच रहा हूँ तो ऐसे लग रहा है मैं भीख मांग रहा हूँ उससे कि भाई ये ले लो, ये ले लो। बट इन फैक्ट और ऐसा होता नहीं है। True. ये जो चीज़ है क्रॉस सेलिंग, आप क्या कर रहे हो, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो उसी ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ें आप कर रहे हो। मतलब आपने एक कस्टमर आया, वो आपसे एक चीज़ ले रहा है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है, आप अच्छे हो, आपकी फंक्शनिंग अच्छी है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन पूरी स्ट्रांग है, तो वो चीज़ जो है वो तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से लेनी चाहिए ना उसको। आप नहीं दोगे, वो कहीं और से ले लेगा। So, क्या आप कहेंगे कि इसमें कहीं कस्टमर सर्विस का कुछ रोल आ जाता है? कस्टमर सर्विस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि अगर आप कस्टमर सर्विस नहीं करते, मतलब अगर आप कस्टमर सर्विस में नहीं हैं, आप उसको ग्रीट नहीं करेंगे, आप उसको ढंग से ग्रूम नहीं होंगे, आप वेल प्रेजेंटेड नहीं होंगे, तो उस कस्टमर का आप पे ट्रस्ट होता नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आप कहीं कुछ लेने जा रहे हैं एंड वहाँ पे दो सेल्समैन हैं, एक कोई सेल्स पर्सन है जो कि नॉलेजेबल है, वेल ग्रूम्ड है एंड ही इज़ प्रॉपरली ड्रेस्ड अप, एंड दूसरा है जो कि ना उसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, ना वो ढंग से बात कर रहा है। तो ऑब्वियसली मतलब आई वुड लाइक टू गो कि जो पर्सन जो अच्छे से सूटेड पोटेड है। तो कस्टमर सर्विस का यही रोल होता है कि आपको यू हैव टू बी नॉलेजेबल फर्स्ट। जब आप नॉलेजेबल होते हैं तब आप उस कस्टमर से इंटरैक्ट कर सकते हैं। वंस यू इंटरैक्ट विद द कस्टमर, यू नो द कस्टमर नीड्स, एंड वंस यू नो द कस्टमर नीड्स, यू कैन डू द क्रॉस सेलिंग। ग्रेट। सो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं बच्चों, इंडस्ट्री एक्सपर्ट का ये कहना है कि कस्टमर सर्विस और सेल्स साथ साथ चलती है। अगर कस्टमर सर्विस नहीं हो पाएगी तो हम सेलिंग नहीं कर पाएंगे, अगर नॉलेज नहीं होगी तो ग्रूमिंग अकेले भी सेल्स नहीं कर पाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैंड इन हैंड चलती हैं। सो मिस्टर मित्तल, एक चीज़ और बताइए, आपने कहा कंप्लायंस भी करते थे आप बैंक में जी। तो थोड़ा सा बच्चों को कंप्लायंस के बारे में बताइए, क्योंकि बच्चों को इतना तो पता है कि BFSI एक रेगुलेटेड सेक्टर है, RBI है, बट ऑन द ग्राउंड हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? ओके, तो ऑन दी ग्राउंड्स हमारे पास, बिकॉज बैंकिंग इंडस्ट्री में हम अपने पैसे का डील नहीं कर रहे, हम दूसरे के पैसे का डील कर रहे हैं, तो स्कोप ऑफ एरर जो होती है वो ज़ीरो होती है। एंड इसीलिए दे आर मेनी रूल्स जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ने बनाए हैं ताकि हमारी चीज़ें सही रहें। इन द कंप्लाइंस जो हम ब्रांच लेवल पे करते हैं, हम लोग करते हैं टाइमली रिपोर्टिंग ऑफ कैश में वी यूज़ टू नोट कि ईच एंड एवरी हमारे कितने करेंसी, कितने नोट्स हैं, कुछ म्यूटिलेटेड नोट्स हैं, काउंटरफीट नोट्स हैं, उनका रजिस्टर होता था एंड दैट नीड्स टू बी अपडेटेड डेली। तो इस तरह तक का है कि ऐसा नहीं कि बस एक है, हाँ ठीक है रखा हुआ है एक नोट, आई हैव टू मेंशन कि वो पर्टिकुलर नोट कौन सा है, किस डिनोमिनेशन का है। दैट इज़ वन पार्ट। नेक्स्ट व्हाट वी यूज टू डू इज कि जितने भी हमारे ट्रांजेक्शंस हुए हैं उनमें 50,000 से ऊपर के कितने ट्रांजेक्शंस हुए हैं, विदाउट पैन कार्ड कितने ट्रांजेक्शंस हुए हैं, ये सारी रिपोर्टिंग ईच दीज ऑल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ कंप्लाइंस, एंड ये सब हम करते हैं इनिशियल लेवल कंप्लाइंस में।
सो आप देख सकते हैं कि आई थिंक कंप्लायंस बैंक्स में कितना इंपॉर्टेंट है। डेली की आपकी रिपोर्टिंग्स होती हैं, रिपोर्ट्स आती हैं, और ये जो दो मैंने सुना है ना कि डुअल कॉन्सेप्ट होता है, थोड़ा सा ये भी बताइए बच्चों को कि ये डुअल कॉन्सेप्ट क्या होता है और क्यों किया जाता है इसको इम्प्लीमेंट। तो जो ड्यूअल कॉन्सेप्ट होता है वो इसलिए इम्प्लीमेंट किया जाता है कि अगर मान लीजिए एक इनिशियल लेवल पे एक चीज़ से एक पर्सन से गलती हो गई है, एंड ऑफ कोर्स ह्यूमन एरर है, कभी भी किसी से हो सकती है, तो वो गलती एक्चुअल में ना हो बिफोर पासिंग द एंट्री, तो इसलिए देयर इज अ सेकंड पर्सन कॉन्सेप्ट जो कि उस पर्सन की पहली एंट्रीज सारी इसका चेक्स मतलब एंड जो वेरीफाई। सेकंड पर्सन जो चेक कर रहा है वो थोड़ा सीनियर पर्सन होता वो होगा। सेकंड पर्सन इज जनरली द सीनियर लेवल, उनका सीनियर लेवल पे ही होते हैं वो विद मोर एक्सपीरियंस। तो वो जो पहले जो भी एंटर ने चीज़ें करी हैं द फर्स्ट पर्सन, उनकी सारी डिटेल्स चेक करते हैं वो, एंड वंस ही इज सेटिस्फाइड कि हाँ ये एवरीथिंग एंटर्ड इज करेक्ट, देन ही वेरीफाइज इट। और आपके हिसाब से एक बच्चे को जो एंट्री कर रहा है बैंकिंग में, ये इनपुटिंग से ऑथराइजर बनने के लिए की जर्नी है, वो कितना टाइम लग जाता होगा? इफ अगर आपके पास आपने सब राइट नॉलेज करी है, यू हैव डन द अपसेल्स, आपने अपना कंप्लायंस पूरा रखा है, तो विद इन 2 years आप बहुत इजीली यू कैन फ्रॉम एंटर टू ऑथराइजर आप बन जाते हैं। वेरी गुड। सो आपका मतलब है कि हाँ, ग्रोथ भी फास्ट हो जाती है इस इंडस्ट्री में। बीएफएसआई में ग्रोथ रेट बहुत फास्ट है। आप नॉलेज रखिए, आप अपनी सेल्स रखिए, आप कंप्लायंस रखिए, एंड आप सीढ़ियों पे सीढ़ी चढ़ते रहेंगे। सो बच्चों देख सकते हैं, हमें इंडस्ट्री एक्सपर्ट मिस्टर मित्तल का ये कहना है कि ऑफ कोर्स नॉलेज पे तो आप कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते। आपके जो ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, उसके बिना आप कस्टमर सर्विस में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। जब आप एक अच्छी कस्टमर सर्विस देते हैं, कस्टमर आपसे सेटिस्फाई होता है, तो आपकी सेल्स ऑटोमेटिकली हो जाती है, वहाँ से आपको रेफरेंसेस मिलती हैं। और जब ये सब हो गया, कंप्लायंस इज इन प्लेस, आप बैंक के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, तो ग्रोथ का तो कोई एंड ही नहीं है। इन्होंने बताया 2 साल में आप पहला लैडर क्लाइंब कर सकते हैं, और उसके बाद की जर्नी अभी हम आगे समझते हैं इनसे। सो आयुष, एक चीज़ बताइए, आपने मेंशन किया कि आपने 5 करोड़ का पोर्टफोलियो मैनेज किया था विद आईडीबीआई बैंक। तो ये पोर्टफोलियो आपको किस रोल पे मिला, कैसे मिला, और कैसे आपने कौन से स्किल्स को लेवरेज किया इसको सक्सेसफुली मैनेज करने के लिए, और हमारे नए ग्रेजुएट्स कैसे स्किल डेवलप करें, या कौन से स्किल वो अपने शार्पन करें जिससे वो भी इस तरह सक्सेसफुल हो सके? तो मैम, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आई ऑलवेज थॉट वांटेड कि एक प्रोसेस कैसे काम करती है। तो वो जो चीज़ होती है कि मैं जानना चाहता था बैंकिंग में चीज़ें कैसी होती थी, क्योंकि मैं एकदम न्यू था, तो मेरे को हर चीज़ जाननी थी। तो इसकी वजह से मेरे को बैंकिंग के प्रोडक्ट्स की नॉलेज में वो काफ़ी हो गई, और दिस कंबाइंड विद मेरी इंटरपर्सनल स्किल्स। तो उससे क्या हुआ, नॉलेज आ गई, ग्रूमिंग हो गई, इंटरपर्सनल स्किल से मैंने रिलेशनशिप बनाए। तो उसकी वजह से मेरा अपने कस्टमर्स के साथ और अपने टीममेट्स के साथ एक रिपोर्ट अच्छी बन गई मेरी। तो उसकी वजह से आई कुड इजीली मैनेज अ पोर्टफोलियो ऑफ दिस मंथ इन माय स्टार्टिंग इनिशियल इयर्स। सो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक प्रोएक्टिव अप्रोच, पॉजिटिव एटीट्यूड, इंटरपर्सनल स्किल्स, एंड ऑफ कोर्स नॉलेज। यस। सो ये कुछ स्किल्स हैं जो एक फ्रेशर को या एक फ्रेश ग्रेजुएट को बिल्कुल, फ्रेश ग्रेजुएट्स को ये चीज़ें स्किल्स बिल्कुल सीखनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको राइज करना है तो ये वाली स्किल्स आपको बहुत ज़रूरी है। और अगली चीज़ मुझे ये बताइए आयुष, बच्चों के लिए, कि आपने एक ही ऑर्गेनाइजेशन में 10 इयर्स बिताए, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जॉब रोल स्विच किए, ग्रो किया, वो कितना इजी और उसके क्या चैलेंजेस होते हैं, और हर कोई अपने एक एक लैडर हर साल क्लाइम करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या टिप्स देंगे? तो मैम, इन माय लास्ट ऑर्गेनाइजेशन आई गॉट द अपॉर्चुनिटी मल्टीपल रोल्स करने में। मैंने स्टार्ट किया था कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव से, कस्टमर सर्विस रोल से, फिर मैंने रिलेशनशिप ऑफिसर का रोल किया, देन बीच में ऑपरेशंस भी देखे हैं, उसके बाद फिर मेरे को कंप्लाइंस में काम करने का मौका मिला। तो ये सब जो चीज़ें हैं, एक बैंक में, एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको बढ़ना है इवेंचुअली, तो आप बढ़ सकते हो। जहाँ आपको जाना है, जिस फील्ड में आपको जाना है, आप वो चीज़ें कर सकते हैं। आपको ऑपरेशंस में करना है, आप ऑपरेशंस में आगे बढ़ सकते हैं। आपको सेल्स में आप अच्छा करना है, आप सेल्स में आगे बढ़ सकते हैं, आप वहाँ पे ब्रांच हेड बनिए। आपको, या फिर उसके अलावा इसमें अलग अलग फील्ड्स होते हैं, जैसे इंटरनेट बैंकिंग होती है, ट्रेजरी होती है, ट्रेड फाइनेंस होते हैं। ये सब भी अलग अलग फील्ड्स होती हैं बीएफएसआई और बैंकिंग इंडस्ट्री में, जिसमें कि आप और आगे बढ़ सकते हो। सो आई थिंक जैसे बच्चा अपने आप को ग्रूम करना चाहे,
वो वहाँ पे कर सकता है। बिल्कुल, वो जो हमारा स्टूडेंट है वो जहाँ अपने आप को देखना चाहता है वो वहाँ देख सकता है। अलग अलग कोर्सेज होते हैं, अलग अलग बैंक की ट्रेनिंग होती हैं। अब वो जिस चीज़ में चाहे वो उस चीज़ में ट्रेनिंग और नॉलेज पाके वो उस जगह इम्प्रूव कर सकता है। तो बच्चों देखिए, आपने देखा फिर से सर से कि कैसे उनको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मिली एक ही ऑर्गेनाइजेशन में रह के, कुछ उनके प्रोएक्टिव अप्रोच और उनके अपने स्किल से, नॉलेज से, और जैसे उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि एक बार आप एंट्री लेते हैं और धीरे धीरे आपको समझ में आ जाता है कि आप किसके लिए बने हैं, एंड यू कैन स्विच योर रूल्स। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, दो इट्स नॉट वेरी ईजी ऑल्सो। इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरपर्सनल स्किल्स, एज राइटली सेड बाय सर। सो आयुष, मुझे एक चीज़ और बताइए, हमारे बच्चों को बहुत बार एप्रीहेंशन आती है कि उन्हें ये वर्ड, पावर पॉइंट, ये सब चीज़ें नहीं आती। बेसिकली उन्हें माइक्रोसॉफ्ट में कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं, उन्होंने कभी लैपटॉप्स पे या डेस्कटॉप पे काम नहीं किया होता। तो आपको क्या लगता है कि क्या हमें एक फ्रेशर को इसकी कितनी नॉलेज होनी चाहिए, और अगर किसी को बिल्कुल भी नहीं है तो वो क्या कर सकता है? मैम, जो मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से एक फ्रेशर को अगर बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर्स की, वर्ड और एक्सेल, स्टार्टिंग में पावर पॉइंट का तो इतना यूज़ नहीं आता प्रेजेंटेशंस बनाने का, बट बेसिक नॉलेज ऑफ वर्ड और एक्सेल है तो दैट इज़ गुड। फर्दर जिसको आप कह रहे हैं बिल्कुल भी एजुकेशन नहीं है, तो उस केस में भी एट द टाइम जब बैंक हायर करती है तो उसमें दिस इज नॉट अ की फैक्टर कि आपको ये होना ही चाहिए तभी हम देंगे। ट्रू ट्रू, आई थिंक बच्चों उसको लर्न भी कर बट सकते हैं। एंड इट इज़ वेरी इजी टू लर्न वर्ड एंड पावर पॉइंट, क्योंकि उसमें ऐसा इतना बड़ा नहीं है कि मेरे को 6 महीने लग जाएंगे, विद बहुत इजी होता है एंड वो आई चीज़ थिंक अब तो करना। बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं इनके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि फ्री कोर्सेज हैं, ऑनलाइन है, तो वो सब कुछ इजी कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी टू लर्न, तो आप बेसिक आप कर सकते हैं, दैट इज टोटली ओके। और आयुष, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है हमारे बच्चों का, बड़ा कंसिस्टेंट सवाल होता है रिगार्डिंग सेल्स रोल्स। तो आपने तो काफ़ी सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिली हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में भी, और आपने 2 में काम किया है, ऑफ कोर्स विद ऑल योर एक्सपीरियंस यू माइट हैव फ्रेंड्स इन योर इंडस्ट्री। तो सेल्स के क्या प्रॉस एंड कॉन्स क्या होते हैं? क्योंकि बहुत बच्चों की एप्रीहेंशन होती है कि हम सेल्स रोल्स में नहीं जाना चाहते। मैम ये मैं एक चीज़ करूँगा, जनरली लोगों को लगता है सेल्स मतलब मेरे को लोगों के दर दर भटकना है, दरवाजा खटखटाना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बच्चों को यही एक बच्चों को mindset ये है। लगता है, बट द गुड पार्ट इज सेल्स इन बैंकिंग इज कि ऐसा कोल्ड कॉलिंग वाला नहीं होता, क्योंकि आपके पास डेटाबेस ऑलरेडी है, आपके क्लाइंट्स हैं, आपके पास उन पूरे क्लाइंट्स का डेटा है, तो आपको उनके घर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके वॉक-इन्स आ रहे हैं, आप उनसे बात करिए, आप उनको अपनी नॉलेज बताइए, आप उनको प्रेजेंट करिए, आप अच्छी सर्विस दीजिए, तो वो सेल्स ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो ये जो माइंड ब्लॉक है जनरली सेल्स का लोगों के बच्चों के प्रति कि सेल्स बेकार है, नहीं होती है, तो वो चीज़ थोड़ी गलत हो जाती है। और प्लस मानिए या ना मानिए, जो सेल्स ज़्यादा करता है उसकी ग्रोथ भी फास्टर होती है, उसको इंसेंटिव ज़्यादा मिलते हैं, उसके एंड उसको ज़्यादा पर्क्स मिलते हैं, एंड ऑफ कोर्स जितने भी हमारे मैनेजिंग कमेटी होती है या फिर जितने भी हमारे टॉप मैनेजमेंट होते हैं, तो उनकी नज़रों में भी आते हैं कि दिस इज़ अ गुड परफॉर्मर। ऑफ कोर्स, क्योंकि जो बिजनेस लाते हैं वो बिजनेस लाते हैं, यस। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है कि सेल्स दर दर भटकना नहीं होता, इट इज़ मोर ऑफ अ कस्टमर सर्विस जिसके थ्रू सेल्स हो जाती है। और BFSI एक पॉलिश्ड इंडस्ट्री है जहाँ पे आपको डेटाबेस मिल रहा है, आप कस्टमर सर्विस पे फोकस करिए, रेफरेंसेस लीजिए, यू हैव सो मैनी वॉक-इन्स हैं आपके पास आते हुए, और वहाँ से आप बिजनेस जनरेट करिए। यहाँ तक कि कई बार तो ऐसा होता है कि इन बच्चों की जो रिलेशनशिप मैनेजर्स होते हैं, इनके इंसेंटिव्स आर हायर देन द सैलरीज। सो ये बात की कोई हैरानी नहीं होगी अगर आपको ऐसा कोई मिले जो बोल दे कि इंसेंटिव्स आर मोर देन माय सैलरी। एम आई राइट सर? यस मैम, एब्सोल्युटली ट्रू। सो मिस्टर मित्तल, एक चीज़ और बताइए, आप को इतना टाइम हो गया, एक्सपीरियंस है, तो क्या आपको लगता है ये इंडस्ट्री सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड से हैं, चाहे कॉमर्स का हो या मैथमेटिक्स का या स्टैटिस्टिक्स का, या कोई भी बच्चा इसमें आ सकता है? या क्या स्किल सेट चाहिए एक फ्रेशर को जो कॉमर्स या नॉन कॉमर्स किसी भी बैकग्राउंड से है टू एंटर इन दिस इंडस्ट्री? मैम दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, एंड मैं बोलना चाहता हूँ कि BFSI इंडस्ट्री इज़ ओपन फॉर ऑल, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इट। ग्रेट। ऐसा नहीं है कि कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है वही आ सकता है। मैं खुद एक साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ 10 साल में आई हैव डन मैं यहाँ 10 साल सर्वाइव किया है मैंने, एंड
इवन आई हैव सीन जिन्होंने बी फार्मा किया हुआ है वो भी इस इंडस्ट्री में आए हुए हैं। तो सब सक्सेसफुल हो जाते सब हैं। सक्सेसफुल है इस इंडस्ट्री में, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मेरे को एडवांटेज लगा कि इवन आफ्टर हैविंग साइंस बैकग्राउंड बट विद दिस extra knowledge of the banking before joining the banking, so that has really helped me in getting through with the interviews. So ये एक्स्ट्रा नॉलेज के बारे में थोड़ा सा और बताइए। तो वो जो हमने डिप्लोमा किया था उससे आई वुड से कि आई गॉट अ अपर एज, क्योंकि इंटरव्यूज में जब गए थे तो आई हैड मोर कॉन्फिडेंस कि मेरे को इसके बारे में नॉलेज है, मेरे को बैंकिंग के बारे में नॉलेज है, और मेरी जो ग्रूमिंग है वो भी मेरे को पहले ही पता चल चुकी थी। सो आप देख सकते हैं बच्चों की मिस्टर मित्तल का ये एडवाइस है सबके लिए कि फ्रेशर हो, वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, वो BFSI में आ सकते हैं और सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हर बैकग्राउंड को ऑब्जर्व कर लेती है। और साथ ही ऑफ कोर्स अगर कोई हमारे पास एडेड कोर्स हमने किया है मार्केट से जो हमें बैंकिंग की नॉलेज दे सकता है, थोड़े से ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स हमारे इंक्रीज कर सकता है, तो वो कंपटीशन में जाते हुए हमें एज देते हैं। सो आयुष आपने बताया हमें कि हर बैकग्राउंड का बच्चा इस इंडस्ट्री में आ सकता है, वो हमारे बच्चों को अब तक क्लियरली समझ में आ गया। राइट, तो अब उनको थोड़ा सा और बताइए कि एंट्री करने से लेके लीडरशिप की जो जर्नी है ये कैसी रहती है और वहाँ पे उनको क्या क्या चीज़ें हेल्प करती है उस जर्नी को फास्ट ट्रैक करने के लिए। मैम, एंट्री करने से जब एक न्यू स्टूडेंट एंट्री करता है उसमें, तो वो एज अ एंटर लेवल पे एंट्री करता है, वो चीज़ें समझता है, सीखता है, तो उसमें ही वुड टेक टाइम। अगर वो सारी चीज़ें सही कर रहा है, सेल्स कर रहा है, नॉलेज ले रहा है, ग्रूमिंग कर रहा है, तो बहुत जल्दी वो अपने एंटर से ऑथराइजर बन जाता है। सिमिलरली ऑथराइजर से नेक्स्ट स्टेप प्रोसेस में दैट इज द असिस्टेंट ब्रांच हेड, या डिपेंडिंग कि आपके ब्रांच का साइज क्या है, आप ब्रांच हेड रोल पे जा सकते हो, बट वो भी आप विद इन 2 ईयर्स भी आप 2 to 3 ईयर्स जा सकते हैं। एंड बट देन ऑल्सो उसमें भी आपको और नॉलेज लेनी है, उस लेवल की सेल्स करनी है, एंड जितना जल्दी आप ये चीज़ें करते रहेंगे आप उतनी ही जल्दी आप लीडरशिप पे पहुंचते रहते हो। सो बेसिकली अगर हम इसको एक नटशेल में डालना चाहें तो एक बच्चे को अपने लिए अपस्किलिंग रेगुलर करनी है, अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना है रेगुलर, और अपने स्टैंडर्ड्स को इंक्रीज करना है। एंड ऑफ कोर्स BFSI इंडस्ट्री है तो क्रॉस सेलिंग तो रहेगी और अप सेलिंग भी रहेगी। बिल्कुल मैम। सो आयुष, वन मोर क्वेश्चन फॉर आवर स्टूडेंट्स, सिंस हम BFSI इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं और हमारे व्यूअर्स सारे BFSI से हैं, तो सबसे ज़्यादा कौन से जॉब रोल की यहाँ पे डिमांड रहती है जहाँ पे उनकी ग्रोथ भी अच्छी रहे और ऑब्वियसली फास्ट ट्रैक रहे? मैम, बैंकिंग जो बैकबोन है बैंक का, वो कासा एंड लोन्स। कासा हमारा करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, जो हमारा कोर सेविंग प्रोडक्ट्स हैं, और जो हमारे एसेट्स जिसकी वो बैंक्स लेंड करके इंटरेस्ट लेती है। ट्रू। सो ये दोनों चीज़ें हैं विच बैंक्स वांट्स द मोस्ट, तो इन्हीं लोगों की सेल्स की डिमांड सबसे ज़्यादा रहती है। कासा में हम वी हैव रोल्स ऑफ रिलेशनशिप मैनेजर्स, वी हैव रोल्स फॉर अकाउंट मैनेजर्स, एंड वहीं एसेट्स में वी हैव एसेट दैट इज द लोन डिपार्टमेंट, वहाँ पे हमारी अगेन रिलेशनशिप मैनेजर्स की डिमांड रहती है, विच कैन एक्चुअली इंक्रीज हमारे बैंक का जो बेस है, वो जो जितना जल्दी बढ़ा सके उसकी डिमांड हमेशा रहती है। एक्सीलेंट, आई थिंक बहुत अच्छे से आपने बच्चों को समझाया कि बैंक में सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की रहती है। एज राइटली सेड, बैंक तो बिजनेस ही है लेंडिंग और डिपॉजिट्स का। सो वेरी वेल सेड। तो आपने बताया सर कि कासा दैट इज करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट और लोन्स डिपार्टमेंट में डिमांड बहुत रहती है जॉब्स की। तो इनमें सैलरीज और इंसेंटिव्स का भी थोड़ा सा बच्चों को बता दीजिए फॉर देयर गाइडेंस। मैम बिल्कुल, सैलरी तो ठीक है, जो हमारी इनिशियल एज अ जैसे हमारी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से सभी आपको एज अ फ्रेशर को सैलरी देते हैं, बट एक कहावत आपने सुनी होगी कि मुंह से अधिक ब्याज प्यारा है। ओह वाओ। तो उसी हिसाब से जब आप अपनी काम करते हैं, इसमें अपनी इंडस्ट्री में काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो उसमें कुछ पर्क्स एंड इंसेंटिव्स होते हैं जो आपकी सैलरी से ओवर एंड अबव होते हैं। वो अगर आपने कुछ भी, अगर आपने टारगेट्स अचीव किए हैं, आपने सेल्स अचीव किए हैं, तो वो आपको मिलते हैं। आपके ट्रैवल अलाउंस हो सकते हैं, आपके हाउसिंग अलाउंस हो सकते हैं, एंड आई हैव सीन पीपल जिन्होंने टारगेट्स अचीव करके इन अ बेटर पोजीशन, उन्होंने अलग अलग कंट्रीज की ट्रिप्स भी एंजॉय की हुई हैं फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। तो आई थिंक ये कुछ कॉन्टेस्ट आते हैं जो बैंक्स के। बिल्कुल, ये बैंक से कॉन्टेस्ट होते हैं, आप वो टारगेट्स अचीव करते हैं
तो ये सब जो चीजें हैं ऑफ कोर्स ये सब सैलरी से एंड आई थिंक वो कुछ सर्टिफिकेट्स भी देते थे, बैंक्स रिवॉर्ड सेरेमनी भी रिवॉर्ड होती है। सेरेमनीज होती हैं एंड डिपेंडिंग ऑन अगर इवन, और ये ऐसा नहीं है कि बड़े लेवल पे होता है, इवन अगर इनिशियल लेवल पे भी अगर आप ये करते हैं तो आपको ये बेनिफिट्स इनिशियल लेवल पे एज अ फ्रेशर भी आपको ये बेनिफिट्स मिल जाते हैं। एंड आई एम श्योर अगर फ्रेशर कुछ ऐसा काम करता है तो उसके लिए तो जो पूरी टीम मिलके क्लैप करती है और एक मेल सर्कुलेट होती है एप्रिसिएशन की, राइट वो बहुत बड़ी बात वो पूरी टीम में पूरी क्लस्टर से आपको मेल्स आते हैं, तो दैट इज अ गुड फील। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। एंड आई एम श्योर अप्रेजल्स में ये सब चीजें काउंट होती हैं। मैम ये अप्रेजल्स में एक्चुअली इनफैक्ट दिस इज मेनी ऑफ द कंपनीज में अप्रेजल्स का ये एक अलग से आपका पार्ट होता है कि आपने KRA में आ जाता है कि आपने सेल्स कितनी करी है, नंबर ऑफ फिगर्स ऑफ सेल्स स्टार, तो जितना ज्यादा होता है दैट बिकम्स अ मेजर पार्ट ऑफ योर इंक्रीमेंट आल्सो। सो क्या आपको लगता है कि जब हम डेस्क जॉब्स की बात करते हैं, फोन बैंकिंग होती है या कैशियर का रोल्स है या हम कह सकते हैं कोई KYC ऑफिसर का रोल है, तो वहां पे फिर ग्रोथ को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं? मैम किसने कहा कि मैं कैश पे बैठ के सेल्स नहीं कर सकता? ये जरा बच्चों को इसके बारे में थोड़ा सा और बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसने कहा कि मैं कैश काउंटर पे बैठ के सेल्स नहीं कर सकता। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा ये, क्योंकि मैं कैश भी गिन रहा हूँ, मैं उससे बात भी कर रहा हूँ, मेरे को ये भी देखना है कि मेरे कैश में गलती ना हो जाए वरना मेरे पॉकेट से जाएगा। बट इन दी एंड हम जब कैश ले रहे हैं तब हम उस कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं। जब हम लोग भी कैश लेते थे तो कई बार हम लोग ने तो कस्टमर इंटरेक्ट कर लेता था, वो पूछता था अच्छा कि मेरे को चलो आज 10 की गड्डी चाहिए, मेरे को 20 की गड्डी चाहिए, तो वहाँ पे आप थोड़ी सी कस्टमर सर्विस के जरिए उससे कनेक्ट डेवलप कर लेते हो कस्टमर से। मैम एक कनेक्ट चाहिए होता है आपको, एक बार कनेक्ट आपका बन गया तो आप नेक्स्ट टाइम आपकी सेल्स हो जाती है। और साथ ही मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक कैशियर के पास तो कस्टमर का पूरा बही खाते का डिटेल्स आ रही है, कितना बैलेंस है, कितने की FD बनाई है, क्या स्कोप दिख रहे हैं। एक दिन में जितने लोग कैशियर के पास जाते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं रादर देन एक आपके बाहर बैठे हुए डेस्क पे कोई जाता है। अग्री। तो कैशियर का डेली का वॉक इन का डेटाबेस एक और ज्यादा बड़ा होता है। ग्रेट ग्रेट। सो बच्चों आप देख सकते हैं कि कैश पे बैठे हुए बच्चे के पास सबसे ज्यादा फुटफॉल होती है, सबसे ज्यादा कस्टमर्स का कनेक्ट भी कैश के बंदे के साथ सबसे पहले बनता है, वो उसका पहला कांटेक्ट होता है बैंक में। तो आपका ये काम है कि आप उस कस्टमर को वैसे सर्विस करें, उनसे कनेक्ट करें, ताकि कल जब भी कोई ब्रांच की एक रिक्वायरमेंट है किसी भी प्रोडक्ट को लेके, कोई कॉन्टेस्ट चल रहा है, आप उसमें फुल हार्टेडली पार्टिसिपेट करिए और कॉन्टेस्ट को जीतिए और फिर ग्रोथ देखिए कितनी फास्ट होती है। सो मिस्टर मित्तल एक चीज़ और बताइए, आजकल प्राइवेट के जॉब्स में हम सबको जॉब स्टेबिलिटी का बहुत डर लगा रहता है। हमने देखा पीछे कोविड हुआ, अक्रॉस द इंडस्ट्रीज बहुत जॉब लॉस हुए, तो BFSI के बारे में आपका क्या ख्याल है कि कोविड के दिनों में व्हाट एग्जैक्टली वर द चैलेंजेस? आई एम श्योर आप उस समय मार्केट में जॉब कर रहे थे, तो उस समय क्या चैलेंजेस थे और क्या बच्चों को इस इंडस्ट्री में कुछ डरने के लिए बात है अगर कोविड जैसी कोई अनसर्टेनिटी दोबारा से आती है फ्यूचर में? अगर आप परफॉर्म कर रहे हो, आपको नॉलेज है, तो आपको बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। और आपकी बैंकिंग इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है कि आपकी जॉब अनसेफ है, आपको ज़बरदस्ती कोई नहीं निकालेगा। आप सेल्स कर रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो, आप पूरे कंप्लायंस कर रहे हो, तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। इवन कोविड में बैंक्स वर ऑल्सो वन ऑफ द इंडस्ट्री जो कि खुली हुई थी, मतलब हम खुद, मतलब मी इंक्लूडेड, मैं जाता था। एग्जैक्टली बैंक्स में तो हम भी गए हैं, हम भी बिल्कुल गए हैं, बैंक्स खुली होती थी। हाँ, वहाँ पे टाइमिंग्स थोड़े चेंज हो गए, शेड्यूल थोड़े चेंजेस हो गए थे, बट ऐसा नहीं है बैंक में ताला लग गया, बैंक फिर भी चल रही थी। तो इवन एट द सच अ पैंडेमिक ऑफ कोविड तो भी इंडस्ट्री चल रही है, तो नेसेसरी इंडस्ट्रीज में आ गई थी। और उसके अलावा उस समय से जो हमारा इंश्योरेंस सेक्टर है वो इतना बूम पे आया आफ्टर द कोविड। आपका हेल्थ इंश्योरेंस, आपका लाइफ इंश्योरेंस, दे हैव जस्ट सोर्स स्काई। एग्जैक्टली इंश्योरेंस की उस समय अवेयरनेस ही बहुत बढ़ गई, बिल्कुल बढ़ गई। ट्रू। सो आप देख सकते हैं बच्चों की, जब कोविड जैसी एक पैंडेमिक भी आया तब भी बैंकिंग में नौकरियों से किसी को निकाला नहीं गया, थोड़े से एम्प्लॉयज़ के स्केड्यूल को चेंज किया गया था ताकि कस्टमर सर्विस इम्पैक्ट ना हो। सो इन अ नटशेल हम ये कह सकते हैं कि
बैंकिंग एक रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री है, नहीं, कभी रिसेशन पे यहाँ पे हिट नहीं करता बिकॉज बैंक्स तो हमेशा चलते हैं। बैंक तो चलते ही रहेंगे, बैकबोन है इकोनॉमी की। और इंश्योरेंस तो धीरे धीरे जैसे जैसे आई कैन सी कि मार्केट पे पेनिट्रेशन बढ़ी रही है, इंश्योरेंस को बिल्कुल। लेके अवेयरनेस भी बढ़ रही है। और मैम अब तो वैसे भी इंश्योरेंस पे जीएसटी भी 0 कर दिया है। एग्जैक्टली, अब तो लोग और लेना शुरू और लेना होंगे। दिस कर इज टू right. इंक्रीज द इंश्योरेंस Of course. अवेयरनेस फॉर पीपल। गुड बिल्कुल। गुड। सो फ्रॉम योर एक्सपर्टीज, आपको क्या लगता है एआई और फिनटेक का इस इंडस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंस है? और एक फ्रेशर ग्रेजुएट जो इस इंडस्ट्री में आ रहा है आज या 2 साल बिता चुका है, दोनों तरह के हमारे व्यूअर्स होते हैं, तो वो इसमें कैसे अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं? मैम बैंकिंग इज़ अ वेरी फास्ट चेंजिंग इंडस्ट्री नाउ, और जैसे ही इंडस्ट्री चेंज हो रही है उसमें अपडेट्स हो रहे हैं, तो चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ दोनों ही बढ़ रही हैं। तो उसकी वजह से हमारा चैलेंजेस कैसे बढ़ रहे हैं? हाँ, कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ कैसे बढ़नी है? जैसे आपने बताया फिनटेक्स आ रहे हैं, आपका एआई इसमें एम्बेड हो रहा है, तो उस तरीके से हमारी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं। अब फिनटेक हमारा यूज़ आता है जहाँ जहाँ कई बार ऐसा होता है बैंक्स नहीं जा पाते हैं या बैंक्स वो पर्टिकुलर चीज़ नहीं कर पाती, तो वहाँ पे फिनटेक कम्स। तो दे आर बेसिकली एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ बैंक्स विच हेल्प इन ईदर लोन्स, और उनमें बैंक्स को हेल्प करते हैं। एंड एआई तो आजकल सभी जगह है, एंड विद द यूज़ ऑफ एआई हम लोग जो चीज़ें हमारी काफ़ी चीज़ें जो मैनुअली होती थी, जैसे डेटा सॉर्टिंग है, ये पता करना, रिमाइंडर्स लगाना कि अब 3 महीने हो गए हैं एक नोटिस जाने को, 2 महीने हो गए दूसरे नोटिस जाने को, ये सब अब एआई कर रही हैं आजकल। इनफैक्ट देयर आर मेनी इंडस्ट्रीज, देयर आर कंपनीज जो इसी चीज़ पे काम करती हैं। दे वर्क विद द बैंक्स, जैसे कि आप हमें डेटा दे दो, आपका जो भी डेटा मैनेजमेंट है, आपके बैड लोन डेट्स है, उनकी रिकवरी हम करेंगे। दोज आर फिनटेक्स। तो व्हाट दे डू इज कि उनसे वो डेटा लिया उन्होंने, उनका जो उनका जो लॉयर वाला पार्ट है, जब उनको नोटिस भेजने होते हैं, उनको कोर्ट प्रोसेशंस करने होते हैं, जो लीगल पार्ट है, जो भी सॉरी जो भी लीगल पार्ट है, दे टेक ऑल द लीगल पार्ट। आपके रिमाइंडर कॉल्स होने होते हैं, वो सब पार्ट ले लेते हैं। उससे पहले क्या होता था, ये सारी चीज़ें बैंक में जो पर्सन बैठा हुआ है उसको देखने होते थे। अब उससे क्या हुआ, वो जो पर्सन जो बैंक में बैठा है उसको नहीं देखना है, तो उससे वो वाला लोड हट गया। अब ही कैन बी मोर एफिशिएंट एंड ही कैन बी मोर फोकस कि मेरे को द प्रोसेस वाला पार्ट देखना है। ही कैन मीट मोर पीपल नाउ, ही कैन प्रोसेस लोन्स फास्टर, क्योंकि जो बैक एंड ऑपरेशंस है दैट हैज बीन टेकन केयर बाय द एआई एंड फिनटेक। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई फियर है बच्चों को कि एआई से उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएंगी, या जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं? आपको कैसा क्या एक्सपीरियंस कहता है? मैम मेरा एक्सपीरियंस तो ये कहता है एआई अभी भी ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकता। जो कनेक्ट हम लोग आपस में इंडिविजुअली बना सकते हैं, दैट कनेक्ट कैन नॉट बी डन विद एआई। तो वहाँ पे एआई को ये डरने के लिए कि एआई आपकी जगह ले लेगा, वो तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो वो एआई नहीं कर पाएगा। दैट इज द इमोशनल कनेक्ट विद द क्लाइंट। ट्रू ट्रू ट्रू। तो आपको उस चीज़ से डरने के लिए कि एआई आपकी जॉब ले लेगा इन बैंकिंग इंडस्ट्री में, वो चीज़ नहीं है। एंड विद द फिनटेक से अगेन आपको नहीं डरना, बिकॉज फिनटेक्स के साथ साथ तो आपकी अपॉर्चुनिटीज और बढ़ गई हैं। यू गेट मोर कंपनीज टू अप्लाई फ्रॉम, यू गेट मोर ऑप्शंस टू वर्क फिर, तो वहाँ भी आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ग्रेट ग्रेट। सो बेसिकली आई थिंक एआई हमारी जॉब नहीं लेगा बच्चों की, और क्योंकि पर्सनल कनेक्ट जो हम बना सकते हैं, 2 लोग एक कस्टमर के साथ एक एम्प्लॉय बना सकते हैं, वो एआई नहीं कर सकता। ग्रेट। सो आयुष, एक लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे हम आपसे। एक लास्ट पीस ऑफ एडवाइस हमारे बच्चों के लिए जो इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं और यहाँ पे ग्रो करना चाह रहे हैं, कुछ नटशेल में 3-4 टिप्स। सबसे पहले मैं ये बोलूँगा, बैंकिंग 9 से 5 की जॉब नहीं है। एंड बट अगेन, जोक्स अपार्ट, बैंकिंग इंडस्ट्री इज़ अ वेरी गुड इंडस्ट्री टू वर्क विद। आपकी ग्रोथ आपके हाथों में है, आप उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आपको अपनी प्रोसेसेस आपको सही रखनी है, आपको अपनी नॉलेज रखनी है, क्या अपने आप को अवेयर रखना है, क्या चीज़ें हैं, क्या आपके वर्क्स हैं, आपको ये सब अवेयर रखना है। आपको अपने आप को सेल्फ ग्रूम करना है, और आपको ये देखना है कि आपको फाइनली कहाँ जाना है। आप चाहो तो आप बैंक में रह सकते हो, आप चाहो आप किसी फिनटेक में मूव करो, आप किसी एमएनसी में मूव करो, ये टोटली योर कॉल है। ग्रोथ के ऑप्शंस अनलिमिटेड हैं, एंड बैंक अगेन आई वुड से इट इज़ फॉर मी पर्सनली भी, बैंकिंग इंडस्ट्री हैज़ बीन ग्रेट,
उसने मेरे को बहुत कुछ दिया है, मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है, एंड आई रिस्पेक्ट। सो मिस्टर मित्तल, टेल मी वन थिंग, आपने बैंकिंग में टाइम स्पेंड किया, वहाँ से आपने करियर शुरू किया, 10-12 साल आप ग्रो करे इस इंडस्ट्री में, फिर आपने एंटरप्रेन्योर बनने की डिसीजन कैसे ली, और ऐसे कौन से स्किल्स थे जो आपने बैंकिंग इंडस्ट्री से सीखे और आज आपको आपके बिजनेस में भी सक्सेसफुल बना रहे हैं? तो आई ऑलवेज हैड अ थॉट इन माई माइंड कि आई हैव टू डू समथिंग ऑफ माई ओन। तो एंड 10 year I I've already used my 10 years. So then it was a calling for me कि ठीक है, now it is the high time to do something of your own. If you want to take challenges, take new challenges now before it's too late. And of course I had support with my family. Of course I took this opportunity to have my own entrepreneurship journey. अब उसके लिए बैंक ने, आई वुड से बैंक ने मेरा बहुत साथ दिया। आई वुड टेल यू कैसे। क्योंकि मैं अपने बिजनेस में वही चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने बैंक से सीखी। जैसे आपको जैसे तो बिजनेस भी इतना डिफरेंट है, बैंकिंग तो पूरी डिफरेंट फील्ड है। जो भी है बैंक बिजनेस इन दी एंड क्या है, मेरे को अपने कस्टमर्स से बात करनी है, उनको उस बात के बारे में बताना है, कस्टमर सर्विस और मेरे को अपना प्रोडक्ट बेचना है, सेल्स। तो ये जो दो तीन बेसिक चीज़ें मैंने बैंक में अपने स्टार्टिंग ऑफ द करियर्स में सीखी थी, मैं वो आज भी अप्लाई कर रहा हूँ। मैं एंड आई फील कि मैं किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी फील्ड में जाऊँ तो ये वाली चीज़ें तो हमेशा ही मेरे साथ रहेंगी। करेक्ट। सो बच्चों, देख सकते हैं आप कि ये कस्टमर सर्विस और सेल्स जो हमने BFSI इंडस्ट्री में सीखी, उसके साथ हम लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी इंडस्ट्री में जा सकते हैं, एक नया बिजनेस खड़ा कर सकते हैं और उसको पूरा बड़ा एम्पायर बना सकते हैं। आप एक ना बच्चों को हमारे बताइए क्रिस्प में कि आपकी पूरी जर्नी कैसे रही। आपने साइंस लिया, इंजीनियरिंग करी, बैंकिंग में एंट्री करी, फिर वहाँ से आपने ग्रो किए, 10-12 साल आपने काम किया और फिर बिजनेस शुरू किया। बिजनेस शुरू करने में कुछ चैलेंजेस आए और फिर बिजनेस को स्टेबल किया। ओके, तो मैम आई विल टेल यू अबाउट माय जर्नी। तो आफ्टर माय ग्रेजुएशन माय फर्स्ट जॉब वाज इन कोटक महिंद्रा बैंक। उसमें माय स्टार्टिंग रोल वाज ऑफ कैश हैंडलिंग एंड कस्टमर सर्विस, एंड उस रोल में हम आई यूज्ड टू हैंडल ऑल द कैश, एंड उसके साथ साथ जो भी कस्टमर आता उससे इंटरेक्शन वाज द पार्ट, प्लस जो भी हमारा क्रॉस सेलिंग होती थी, क्रॉस सेलिंग वाज इन माय प्रोफाइल। तो उस क्रॉस सेलिंग में जब भी आ रहे हैं तो उनसे इंटरैक्ट करते थे। जनरली कई बार तो बैलेंस जब भी डिपॉजिट होता था तो दिख ही जाता था, तो वी यूज टू पिच कि सर आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। प्लस क्रॉस सेलिंग में हमने क्या क्या सेलिंग की है काउंटर पे? कैश पे रह के आपने क्या क्या सेल्स की है? मैम कैश पे रह के थ्रू आउट माई करियर आई वुड से मैंने क्रेडिट कार्ड्स भी किए हैं, मैंने FDs करी हैं, RDs करी है, म्यूचुअल फंड्स किए हैं, इंश्योरेंसेस किए हैं। इनफैक्ट जो भी हमारे रिटेल बैंकिंग के जो प्रोडक्ट्स होते हैं मैंने ऑलमोस्ट सभी कुछ किया है। मैम यस। तो after this journey with Kotak, I cleared the IBPS, and through IBPS I got into IDBI Bank, and in IDBI Bank my starting role was of customer service executive. That is उसमें हमें फ्रंट डेस्क क्लाइंट फेसिंग होता था वो, तो क्लाइंट जो भी आता था उसकी आपको सारी क्वेरीज हैंडल करनी है, एंड उसके बाद कस्टमर सर्विस के बाद देन रिलेशनशिप ऑफिसर भी रहे हैं, सेल्स में भी रहे हैं। देन उसके बाद फिर प्रमोशन हुआ, प्रमोशन होके फिर मुंबई हेडक्वार्टर्स, एंड वहाँ पे फिर कंप्लायंस टीम के साथ होते थे। तो एंड बट देन आफ्टर 10 years देन आई रियलाइज कि अब आई हैव टू डू समथिंग ऑफ माई ओन, एंड यूजिंग द स्किल सेट्स आई हैव लर्नड इन द बैंकिंग। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं अपना ही कुछ करता हूँ, एंड उसके बाद आई क्विट माई जॉब, एंड मैं आई केम बैक, एंड फिर मैंने अपनी ही कंपनी शुरू करी। इट इज़ अ गिफ्टिंग ब्रांड इन द नेम ऑफ मिस्टिकला, एंड इनिशियल डेज इट वर टफ क्योंकि मैं खुद भी बिजनेस को भी मैं सीख रहा था, बट इवेंचुअली नाउ थिंग्स आर गोइंग गुड। एक्सीलेंट। सो बैंकिंग में आपने कस्टमर सर्विस सीखी, सेल्स सीखा, जो आप बिजनेस में अपना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल। सो मिस्टर आयुष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए, अपना वैल्यूएबल इनपुट्स देने के लिए, हमारे बच्चों को गाइड किया। आई एम श्योर हमारे बच्चों को आपके इनपुट्स कुछ नॉलेज देंगे। और बच्चों, आप सबके लिए आई होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा। आपके कोई भी डाउट्स हैं हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए, वी विल सर्टेनली गेट बैक टू यू। थैंक यू सो मच मिस्टर मित्तल।